जय हिंद दोस्तों। जो जीता वही सिकंदर, ये कहावत तो आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, मगर क्या आपको पता है ये सिकंदर है कौन और ये आया कहां से था? सिकंदर का मीनिंग डिफेंडर या फिर वॉरियर। ग्रीक सम्राट अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब पर्शियन को हराया था तब पर्शियन के लोगों ने उन्हें सिकंदर कह के संबोधित किया। यह बात उस समय की है जब तकरीबन सन 400 ईसा पूर्व, जब भारत में अधिकांश क्षेत्रों पर नंद वंश के सम्राट धनानंद का साम्राज्य फैला हुआ था, मगर अभी भी भारत के पश्चिमी उत्तर क्षेत्र छोटी छोटी असंगठित शक्तियों में बटा हुआ था। और इसी बात का लाभ उठाते हुए भारत में दो बड़े विदेशी आक्रमण हमें इसी भाग से दिखाई पड़ते हैं, जिनमें प्रथम विदेशी आक्रमण फारस का आक्रमण, जो कि पिछले वीडियो में हमने उसकी चर्चा की, और आज के इस वीडियो में हम यूनान के तरफ से विश्व विजय अभियान पर निकले सिकंदर और उनके द्वारा भारत पे किए गए आक्रमण को हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सन 490 ईसा पूर्व जब पर्शियन साम्राज्य के राजा डेरियस ने ग्रीस पे हमला कर दिया और ग्रीस के कैपिटल एथेंस में मौजूद कई मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया, और इसी कारण आने वाले कई सदियों तक ग्रीस का बच्चा बच्चा पर्शियन का खून का प्यासा बन चुका था। और अब सन 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया के पेला शहर में राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर का जन्म हुआ, और सिकंदर का जन्म होते ही शहर के सारे लोग उसे ग्रीस भगवान ज्यूस का बच्चा मानने लगे। और अन्य पिताओं की तरह राजा फिलिप द्वितीय भी अपने पुत्र को पूरी दुनिया पे राज करने वाला एक महान शासक बनाना चाहता था। इसीलिए उन्होंने सिकंदर को युद्ध कला की बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा दी, और उस समय के महान फिलोसोफर एरिस्टोटल को सिकंदर के गुरु के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे सिकंदर में महान शासक बनने लायक सभी गुणों का विकास हुआ। और 336 ईसा पूर्व आते आते राजा फिलिप द्वितीय की मृत्यु हो गई, और महज 20 वर्ष की आयु में सिकंदर मैसेडोनिया का शासक बन चुका था। शासन में आते ही सिकंदर ने फारसी अत्याचार के खिलाफ सभी यूनानियों को प्रेरित किया, और मात्र 2 साल के भीतर ही हजारों के पैदल घुड़सवार जैसे सेनाओं का निर्माण किया। और सन 334 ईसा पूर्व में सिकंदर अपने विश्व विजेता अभियान की शुरुआत करते हुए सबसे पहले फारस के पूर्वी भाग पर आक्रमण किया, जो कि फारसी सेना दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना होने के बावजूद सिकंदर के बुलंद हौसले और अद्भुत युद्ध नीति और अदम्य साहस ने उनके हौसले को पस्त कर दिया। सन 334 ईसा पूर्व से सन 330 ईसा पूर्व के बीच सिकंदर के खौफ ने सभी फारसी सेनाओं को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, और आखिरकार सन 330 ईसा पूर्व में फारसी सम्राट दारा तृतीय को अर्बेला के युद्ध में परास्त कर फारस पे अपना सत्ता स्थापित किया। और अब केवल 25 वर्ष की आयु में सिकंदर के हाथों में एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, सिपोलिस और बैक्ट्रिया जैसे भूमि पर फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य बन चुका था। अगर विश्व विजय के अभियान पर निकला सिकंदर अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और अब सिकंदर का आखिरी लक्ष्य दुनिया का अंतिम छोर भारत पे था। सन 326 ईसा पूर्व खैबर दरा के रास्ते हिंदू कोश पर्वत को लांघते हुए सिकंदर ने अपनी सेना के साथ भारत में पहली बार कदम रखा, मगर यहाँ आते ही छोटी छोटी जनजातियों ने सिकंदर की सेना को भारी मुश्किल में डाल दिया। जनजातियों के छापेमार युद्ध नीति ने सिकंदर को इतना परेशान किया कि वह 1 महीने तक यहीं पे उलझ के रह गया। उस वक्त भारत के सीमांत क्षेत्र पर एक अश्वक नामक छोटा सा गणराज्य था, जिसकी राजधानी मशक थी। सिकंदर की सेना ने मशक को कुचलने के लिए अपने भारी सेना के साथ हमला बोल दिया, और मशक की रानी, जो कि कृपा थी, उस समय पे उनके नेतृत्व में सभी स्त्रियों ने भी शस्त्र और अस्त्र धारण कर लिए। यूनानी लेखकों ने मशक को क्लियोफिस के नाम से पुकारा है, और उनके लिखे विवरणों से हमें यह पता चलता है कि सिकंदर की सेना ने सारी मशके स्त्रियों को मौत के घाट उतार दी। सिकंदर के इस भीष्म नरसंहार के बाद तक्षशिला के राजा अंभी ने तो तुरंत ही आत्मसमर्पण कर दिया, और वे सिकंदर के इस अभियान में सहयोगी बन गए। और अब सिकंदर आगे बढ़ते हुए पंजाब की भूमि पर जा पहुंचा। पंजाब के झेलम और चिनाब नदी के बीच उस वक्त राजा पोरस का शासन था। राजा पोरस ने सिकंदर के आत्मसमर्पण प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसे झेलम नदी के तट पर युद्ध के लिए चुनौती दी। राजा पोरस और उनकी सेना ने सिकंदर की सेना पे साहसीपूर्ण तरीके से प्रहार किया, और खुद सिकंदर इस युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गया, और उसका प्रिय घोड़ा बुकाफेला तो मारा गया। मगर अंततः विजय तो सिकंदर की ही हुई। इस विजय के उपलक्ष्य में और अपने घोड़े बुकाफेला के याद में झेलम नदी के किनारे निकैया और बुकाफेला नामक 2 नगरों की स्थापना की। राजा पोरस के इतने कड़े प्रतिरोध के बाद सिकंदर की सेना के हौसले पूरी तरह से पस्त हो चुके थे, और व्यास नदी के किनारे आते ही सिकंदर की सेना ने नदी को पार करने से मना कर दिया। और वैसे भी अभी भारत को जीतने के लिए सिकंदर की सेना को मगध की विशाल सेना का सामना करना बाकी था,
और मगध पर उस वक्त शक्तिशाली सम्राट धनानंद का शासन हुआ करता था, जिनके पास लाखों पैदल, हजारों घोड़े और सैकड़ों कुशल युद्ध नीति हाथी मौजूद थे। सिकंदर ने व्यास नदी के किनारे पश्चिमी तट पर खड़ी अपनी सेना में साहस भरने और उन्हें उत्तेजित करने की बहुत सी कोशिश की, लेकिन लगातार 9 साल से अपने घर परिवार से हजारों किलोमीटर दूर अपने सैनिकों को सिकंदर नहीं मना पाया और 19 महीनों तक लगातार भारतीय भूमि में रहने के बाद सन 325 ईसा पूर्व में सिकंदर घर वापसी यात्रा पे निकल पड़ा। लेकिन घर वापसी करते समय सन 323 ईसा पूर्व में बेबोलीन पहुंचते ही सिकंदर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और मात्र 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो गई और सिकंदर के मृत्यु के बाद ही उनका सारा साम्राज्य बिखर गया। मगर भारत में हुए इस आक्रमण का परिणाम हमें लंबे समय तक देखने को मिलता है। सिकंदर के इस आक्रमण ने भारत में असंगठित शासकों को एक होने पे मजबूर कर दिया और परिणाम स्वरूप बाद में मगध के मौर्य शासकों ने भारत के पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में अधिक ध्यान देते हुए उस क्षेत्र को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। और इसी के साथ साथ सिकंदर के इस अभियान के कारण यूरोप तथा भारत के बीच जल तथा स्थल मार्गों के खुलने से व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंधों में गति मिली और मुख्य रूप से भारतीय शिल्प कला और यूनानी शिल्प कला के मिलने से एक नई शैली गांधार शैली का उद्गम हुआ। और गांधार शैली में बने बुद्ध मूर्तियों पे हमें यूनानी देवता अपोलो की झलक दिखाई पड़ती है। और इसी के साथ साथ मुद्रा निर्माण के कला भी भारत में यूनान से ही आया। तो दोस्तों, सिकंदर भले ही विश्व विजय के अभियान में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया, जो कारनामा उसने करके दिखाया आज तक उसे कोई दोहरा नहीं पाया। इसीलिए इन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर द महान की उपाधि दी गई है।